सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुरुत्व नीट एकेडमी। आई एम गौसल सर और आज हम पढ़ रहे हैं ग्रेविटेशन से रिलेटेड एक और टॉपिक दैट इज एस्केप वेलोसिटी। ठीक है, इसका डेफिनेशन मैंने लिखा हुआ है ऑलरेडी। इट इज द मिनिमम वेलोसिटी विथ विच अ बॉडी मस्ट बी प्रोजेक्टेड सो दैट इट मे जस्ट एस्केप द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ। मतलब अर्थ की सरफेस से कम कितनी वेलोसिटी दे दी जाए ऑब्जेक्ट को, सो दैट ऑब्जेक्ट कहाँ पहुंच जाए, ऑब्जेक्ट जो है अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकल जाए। इस मिनिमम वेलोसिटी को ही हम क्या बोलते हैं, एस्केप वेलोसिटी। अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से अगर ऑब्जेक्ट बाहर चले गया, मतलब कहाँ चले गया, इन्फिनिटी में, है ना। सो दैट ऑब्जेक्ट रीच टू इन्फिनिटी, मतलब मिनिमम कितनी वेलोसिटी दी जाए ऑब्जेक्ट को अर्थ के सरफेस में कि वो कहाँ पहुंच जाए, इन्फिनिटी में। इस मिनिमम वेलोसिटी को क्या बोलते हैं, एस्केप वेलोसिटी। It is the minimum velocity with which a body must be projected so that it may just escape the gravitational field of Earth. नोट कर लेंगे बेटा। अब कोई भी ऑब्जेक्ट अगर ग्रेविटेशनल फील्ड को एस्केप कर गया, उससे बाहर निकल गया, तो फिर अर्थ का जो इन्फ्लुएंस है, मतलब जो अर्थ जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है इस ऑब्जेक्ट में, वो अब ग्रेविटेशनल फोर्स जो है अब इस ऑब्जेक्ट पे नहीं लग पाएगी। क्यों? क्योंकि अर्थ से बहुत दूर चले गया है ये ऑब्जेक्ट, ये इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड को एस्केप कर गया है। इसकी अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से ये ऑब्जेक्ट क्या हो गया, बाहर निकल गया। मतलब अब अर्थ इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगा पाएगा। तो अर्थ के सरफेस में किसी भी ऑब्जेक्ट को कितनी वेलोसिटी दे, कम से कम कितनी वेलोसिटी दे कि वो कहाँ पहुंच जाए, इन्फिनिटी में, या फिर वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकल जाए, उस मिनिमम वेलोसिटी को ही क्या बोलते हैं हम, एस्केप वेलोसिटी। क्या बोलेंगे, एस्केप वेलोसिटी। तो नोट कर लीजिए इसको। अब हम बेटा डिराइव करने जा रहे हैं। अब हम डिराइव करने जा रहे हैं एक्सप्रेशन फॉर एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, ठीक है। तो उसके लिए डेरिवेशन में हम जाएंगे। सपोज करिए ये अर्थ है जिसका रेडियस है कैपिटल आर, दिस इज द सेंटर ऑफ अर्थ ओ, ठीक है। यहाँ से पी पॉइंट पर, किसी इंस्टेंट में पी पॉइंट पर एक ऑब्जेक्ट है ना, जिसका मास है स्मॉल एम। और ये जो ऑब्जेक्ट है जो पी पॉइंट पर है जिसका मास है स्मॉल एम, इसकी डिस्टेंस अर्थ के सेंटर से कितनी है, एक्स। इसकी डिस्टेंस अर्थ के सेंटर से कितनी है, एक्स। ठीक, पढ़ते हैं इसको। कंसीडर द अर्थ टू बी अ स्फीयर ऑफ मास कैपिटल एम। अर्थ को हम स्फीयर मान रहे हैं, स्फेरिकल शेप का मान रहे हैं, और अर्थ का मास कितना है, कैपिटल एम, ठीक है। एंड रेडियस कैपिटल आर विथ सेंटर ओ। ठीक, सपोज अ बॉडी ऑफ मास स्मॉल एम लाइज एट पॉइंट पी एट अ डिस्टेंस एक्स फ्रॉम इट्स सेंटर। ठीक, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन बॉडी एट पी इज एफ इक्वल्स टू जी एम एम बाई एक्स स्क्वायर। तो जो बॉडी पॉइंट पी पे है बेटा, जिसका डिस्टेंस अर्थ के सेंटर से कितना है, स्मॉल एक्स, उस पे कितनी ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगी, अर्थ उस पे कितनी ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा, जी इंटू मास ऑफ अर्थ इंटू मास ऑफ द ऑब्जेक्ट अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, ये होगा। अब अगर मुझे इस बॉडी को P से Q लेके जाना है, P से Q बहुत छोटा सा डिस्टेंस है बेटा, कितना, dx। ठीक, तो इस छोटे से डिस्प्लेस, अब देखिए एक चीज ध्यान रखिए कि ऑब्जेक्ट जैसे जैसे अर्थ, ऑब्जेक्ट की पोजीशन अर्थ के सेंटर से जैसे जैसे चेंज होगी, ये डिनोमिनेटर चेंज होगा, है ना। एक्स वेरिएबल है, दूर जाओगे तो एक्स बढ़ेगा, पास आओगे तो एक्स कम होगा, तो फोर्स भी वेरिएबल है। तो जैसे ही ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज होगी, फोर्स में क्या आएगा, चेंज आएगा। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट को हम बहुत छोटे से पी से क्यू लेके जाए, जो कि बहुत छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है, तो इस छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए, है ना, बेटा ये दिख रहा बड़ा है ना, पी से क्यू, तो ये बहुत छोटा डिस्प्लेसमेंट है, इतना छोटा कि आपको पी और क्यू वहीं वहीं दिखेंगे, ऐसा लगेगा पी के बगल में ही क्यू, बहुत छोटा सा डिस्प्ले। तो बहुत छोटा सा जब ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस करोगे, तो जो ग्रेविटेशनल फील्ड है उसमें ज्यादा इफेक्ट नहीं आएगा। ग्रेविटेशनल फोर्स, सॉरी, जो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रही है इस बॉडी पे, विच इज गिवन बाय जीएमएम बाई एक्स स्क्वायर एट अ डिस्टेंस एक्स, इसमें कोई खास फर्क नहीं आएगा। तो हम इस छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए
फोर्स को क्या मान सकते हैं, कांस्टेंट। मतलब पी पॉइंट में अगर ग्रेविटेशनल फोर्स जीएमएम बाई एक्स स्क्वायर लग रही है, तो क्यू पॉइंट में भी हम क्या मानेंगे, फोर्स कितनी लग रही है, जीएमएम बाई एक्स स्क्वायर। क्योंकि ऑब्जेक्ट, ये जो पॉइंट क्यू है, ये पी पॉइंट के बहुत नजदीक है। ये जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ये ऑब्जेक्ट जो अपनी पोजीशन जो चेंज कर रहा है, ये जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है जिसको मैं डीएक्स से डिनोट कर रहा हूँ, इट इज नियरली इक्वल टू जीरो। तो फोर्स में सिग्निफिकेंट चेंज कब आएगा, जब पोजीशन में सिग्निफिकेंट चेंज आएगा। लेकिन अगर पोजीशन में उतना ज्यादा चेंज नहीं है, बहुत छोटा सा चेंज है, तो फोर्स में जो चेंज है उसको हम नेग्लिजिबल मान के फोर्स को क्या मान सकते हैं, कांस्टेंट। तो पी से क्यू जब बॉडी शिफ्ट होगी, तो उस पर एक कांस्टेंट फोर्स लगेगी, इतनी ही लगेगी। कितनी लगेगी, जी एम एम बाई एक्स स्क्वायर। तो पी से क्यू जब बॉडी शिफ्ट होगी, तो उसमें एक फोर्स लगेगी जो कांस्टेंट होगी। तो बेटा अगर इस ऑब्जेक्ट को हम छोटा सा डिस्प्लेस कराएंगे, तो इस छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए हम फोर्स को क्या मान सकते हैं, कांस्टेंट। और इस फोर्स की वैल्यू कितनी है, जी एम एम बाई एक्स स्क्वायर। मतलब पी से क्यू तक के डिस्प्लेसमेंट के लिए, है ना, पी से क्यू तक के डिस्प्लेसमेंट के लिए जो फोर्स लग रही है वो कितनी है, जी एम एम बाई एक्स स्क्वायर, ये कांस्टेंट है। तो स्मॉल, अब देखिए फोर्स लग रही है, ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, मतलब उस पर वर्क हो रहा है। लेकिन क्योंकि डिस्प्लेसमेंट स्मॉल है, तो वर्क भी क्या होगा, स्मॉल होगा। सो स्मॉल वर्क डन इन मूविंग द बॉडी थ्रू स्मॉल डिस्टेंस पी क्यू, through a small distance pq which is dx against gravitational force is given by, हम ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लग रही है, हम फोर्स लगा के इसको कहाँ लेके जा रहे हैं, ऊपर लेके जा रहे हैं। अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स इज गिवन बाय dw इक्वल्स टू f dx इक्वल्स टू कैपिटल जी m m बाई x स्क्वायर इंटू dx। ये हो जाएगा। ये जो छोटा सा वर्क डन है वो क्या होगा, फोर्स इंटू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितनी लग रही है बेटा, जी एम एम बाई एक्स स्क्वायर, तो ये फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, अब ये जो फोर्स लग रही है ये एक्सटर्नल फोर्स है बेटा, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स तो इसको नीचे खींचेगी। हमको ऊपर के डायरेक्शन में एक फोर्स लगाना पड़ेगा जिसकी वैल्यू इतनी ही होगी, किसके बराबर, ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर। हमको इसको धीरे से ऊपर उठा के ले जाना है, पी से क्यू शिफ्ट कराना है, तो हमको एक बाहरी फोर्स लगाना पड़ेगा जिसका मैग्नीट्यूड इतना ही है, जीएमएम बाई एक्स स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, तो जीएमएम बाई एक्स स्क्वायर के बराबर फोर्स लगाएंगे और उसको पी से क्यू लेके जाएंगे। तो ये फोर्स कौन सी है, एक्सटर्नल फोर्स। क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण बॉडी पी से क्यू नहीं जाएगी, ग्रेविटेशनल फोर्स तो उसको जाने नहीं देगी पी से क्यू, वो तो उसको अपनी तरफ खींचेगी। तो हमको बाहर से किसी फोर्स की मदद लेना पड़ेगा जिसको हम एक्सटर्नल फोर्स बोलते हैं। वो एक्सटर्नल फोर्स जो होगी वो ऑब्जेक्ट को पी से क्यू लेके जाएगी, और इस एक्सटर्नल फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा, जी एम एम बाई एक्स स्क्वायर। किसके बराबर होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर होगा। सो द स्मॉल वर्क डन इन मूविंग द बॉडी थ्रू स्मॉल डिस्टेंस पी क्यू अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स इज गिवन बाय डी डब्ल्यू इक्वल टू एफ डी एक्स। ठीक है, इसलिए वर्क डन हमने पॉजिटिव लिया है, क्यों, फोर्स भी लग रही है ऊपर और डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है ऊपर। अदरवाइज ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क निकालेंगे तो वो निगेटिव होगा, क्यों, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है नीचे और बॉडी का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ऊपर। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि वर्क कौन कर रहा है, एक्सटर्नल फोर्स, जिसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर है, ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर है। ठीक है, लिख लीजिए, यहां तक नोट कर लीजिए। तो बेटा जो स्मॉल वर्क डन था वो क्या था, जी एम एम बाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। लेकिन हमको बॉडी को कहां से कहां लेके जाना है, क्योंकि हम किसका एक्सप्रेशन निकाल रहे हैं अभी, एस्केप वेलोसिटी का। तो बॉडी को हमको कहां से कहां लेके जाना, फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ टू इंफिनिटी, फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ टू इंफिनिटी। तो हमको टोटल वर्क डन निकालना पड़ेगा इन टेकिंग द बॉडी फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ टू इंफिनिटी। तो टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन करके निकालेंगे। Therefore, total work done in moving the body from the surface of earth, सरफेस ऑफ अर्थ में जब बॉडी होगी बेटा, तो बॉडी का डिस्टेंस सेंटर से कितना होगा, कैपिटल आर के बराबर। तो जब बॉडी सरफेस ऑफ अर्थ में होगी तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आर। एक्स, एक्स किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स इज द डिस्टेंस बिटवीन द बॉडी एंड द सेंटर ऑफ अर्थ। तो बॉडी जब सरफेस में रहेगी तो एक्स कितना हो जाएगा, कैपिटल आर। और जब बॉडी इंफिनिटी में रहेगी तो एक्स कितना हो जाएगा, इंफिनिटी। Therefore, the total work done in moving the body from surface of earth, that is x equals to r, to infinity, that is x equal to infinity, will be, so total work done कैसे निकालेंगे, by integrating small work done, by integrating dw within the limits,
क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू क्या था बेटा, जी एम एम बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये था। इसको इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम, अब dx दिया तो किसकी लिमिट लगाओगे, x की, मतलब पोजीशन की, फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन कहाँ है ऑब्जेक्ट की, सरफेस में, तो इनिशियल पोजीशन सरफेस में, मतलब x की वैल्यू कितनी है, कैपिटल R के बराबर, और फाइनली उसको कहाँ लेके जाना है, इन्फिनिटी में। तो लिमिट कहाँ से लगाओगे, फ्रॉम R टू इन्फिनिटी। अब यहाँ पर देखिए कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m, ये कांस्टेंट है, ये बाहर आएगा। अंदर में कौन बचा, 1/x², जिसको एक्स स्क्वायर को अगर मैं न्यूमरेटर में लेके जाऊंगा तो क्या बन जाएगा, x⁻⁻²। तो जी एम स्मॉल एम इंटीग्रेशन साइन के बाहर आ गया, 1/x² का एक्स स्क्वायर को ऊपर लेके जा रहा हूं तो ये बन गया x⁻⁻² dx। लिमिट इज फ्रॉम R टू इन्फिनिटी। ठीक, अब जीएमएम तो बाहर है ना। अब इंटीग्रेशन x⁻⁻² को इंटीग्रेट करोगे तो क्या आता है बेटा, -1/x। देखिए मैं इंटीग्रेट कर रहा हूँ, x⁻⁻² का इंटीग्रेशन x⁻² + 1 अपॉन -2 + 1 क्या आएगा, x⁻⁻² + 1 मतलब -1 अपॉन -2 + 1 मतलब -1, प्लस अपॉन माइनस, सामने में ये माइनस आ गया, x⁻⁻1 ऐसा हो गया। अब ये x⁻⁻1 है, इसको अगर डिनोमिनेटर में लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, नीचे -1 है तो नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा, +1, तो यहाँ से ये हो जाएगा -1/x। तो इसलिए x⁻⁻2 का इंटीग्रेशन क्या आ गया, -1/x। लिमिट है R से लेके इन्फिनिटी। ठीक, अब हम क्या करेंगे, x की जगह पहले अपर लिमिट अप्लाई करेंगे जो इन्फिनिटी है ना। क्या करते हैं, अब लिमिट कैसे अप्लाई करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो जीएमएम तो बाहर है ही ब्रैकेट के अंदर, -1/x में, है ना, -1/x में लिमिट अप्लाई कर रहे हैं, -1/x में लिमिट अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, -1/x में लिमिट अप्लाई कर रहे हैं। ठीक, तो पहले -1/∞ अपर लिमिट हो गया, -1/∞, फिर माइनस, जैसे ही अपर लिमिट अप्लाई करते तुरंत माइनस लिखते हैं, माइनस लिखने के बाद -1/x की जगह फिर क्या लिखेंगे, -1/r, क्या लिखेंगे, -1/, तो माइनस माइनस यहाँ क्या हो जा रहा है, प्लस हो जा रहा है। तो यहाँ से क्या आ रहा है, -1/∞ + 1/r। तो ये वाला पोर्शन क्या हो गया बेटा, 0 हो गया पूरा, ये -1/anything इज 0, है ना। क्या है ये, 1/r -1/∞ लिख सकते हैं इसको, 1/r -1/∞, तो 1/r -1/∞ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो क्या बचा, 1/r, तो वर्क डन कितना आ रहा है, GMM/R। मैं इसको फिर से आपको अच्छे से सॉल्व करके दिखा देता हूँ ताकि इसमें कंफ्यूजन ना रहे। यहाँ से हम करेंगे इसको सॉल्व करने का, एक और तरीका है, माइनस को बाहर ले जाओ, माइनस को बाहर ले जाओगे, है ना, माइनस को बाहर ले जाओ, माइनस मतलब -1, कांस्टेंट को बाहर निकालो, माइनस, तो ये क्या बचा, -G कैपिटल M स्मॉल m, अंदर में क्या बचा, 1/x। लिमिट इज फ्रॉम R टू इन्फिनिटी, ये हो गया, है ना, माइनस बाहर आ गया तो अंदर 1/x बचा। ठीक, क्या आ जाएगा बेटा, -GM स्मॉल m, है ना, -GM स्मॉल m। अब इन्फिनिटी की, x की जगह पहले इन्फिनिटी लिखेंगे तो 1/∞, माइनस, है ना, जैसे ही अपर लिमिट अप्लाई करते तुरंत माइनस। अब x की जगह r, 1/r, क्या आ गया, देखिए 1/∞ 0, 0 - 1/r इज -1/r, और माइनस और माइनस मिलके क्या हो जाएंगे, प्लस, तो क्या बचा, ये GMM/r, क्या बचा, GMM/r। तो इसको इस तरह से भी आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट जिसका मास स्मॉल m है, इसको अर्थ के सरफेस से इंफिनिटी तक ले जाने में कितना वर्क डन करना पड़ रहा है, कोई एक्सटर्नल एजेंट होगा जो वर्क कर रहा होगा, कितना वर्क करना पड़ रहा है, GM, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट को जिसका मास स्मॉल m है, इसको अर्थ के सरफेस से इंफिनिटी तक ले जाने में एक्सटर्नल एजेंट को या एक्सटर्नल फोर्स को कितना वर्क करना पड़ रहा है, कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m बाई कैपिटल R। यहां तक पहले नोट कर लीजिए। If v is the escape velocity of the body, है ना। अब बेटा इसको वर्क डन करने के लिए हमको किसी बॉडी को इसको खींच के थोड़ी ना ले जाना पड़ेगा भाई, वर्क भी एक एनर्जी का ही पार्ट है, जब एनर्जी मिलेगी तभी वर्क हो पाएगा, है ना। तो इस ऑब्जेक्ट को अगर शिफ्ट करना है तो हमको इसको एनर्जी देना पड़ेगा, और मेनली किस फॉर्म में देते हैं एनर्जी, है ना, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। तो अगर इसको मैं काइनेटिक एनर्जी इतनी दे दूं
कि ये जस्ट कहाँ पहुंच जाए, इंफिनिटी में। तो जितना वर्क रिक्वायर्ड है इसको यहाँ से इंफिनिटी में ले जाने में, वो वर्क वो उतना वर्क हो जाएगा, है ना। इसको यहाँ से हमको जस्ट इंफिनिटी तक ले जाने में जितना वर्क लगता है, उस वर्क वो वर्क डन करने के लिए हमको इस ऑब्जेक्ट को क्या लेना पड़ेगा, कुछ एनर्जी। तो एनर्जी किस फॉर्म में देंगे, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में, मतलब उसको क्या देंगे हम, वेलोसिटी। तो अगर मुझे इसको यहाँ से इंफिनिटी तक लेके जाना है तो मुझे जो है कितनी वेलोसिटी देना पड़ेगा बेटा, उतनी वेलोसिटी ले देना पड़ेगा जितने जिसके कारण उतना वर्क हो जाए कि ऑब्जेक्ट कहाँ से कहाँ पहुंच जाए, इंफिनिटी में, सरफेस से कहाँ पहुंच जाए, इंफिनिटी में। तो उतनी वेलोसिटी को हम क्या बोलेंगे, जिससे ऑब्जेक्ट जो है सरफेस से इंफिनिटी में पहुंच जाए, उतने वेलोसिटी को हम क्या बोलेंगे, एस्केप वेलोसिटी। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मैं इस बॉडी को एस्केप वेलोसिटी के बराबर वेलोसिटी दे दूं तो इस बॉडी को उतनी काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी जिसके कारण उतना वर्क हो जाएगा कि ऑब्जेक्ट कहाँ से कहाँ पहुंच जाए, सरफेस से इंफिनिटी में पहुंच जाए। तो लिखेंगे, है ना, तो देखेंगे if v is the escape velocity of the body then the kinetic energy half mv square given to the body at the surface of earth will be just sufficient to perform work w, है ना। अगर बॉडी की एस्केप वेलोसिटी ve है तो एस्केप वेलोसिटी के कारण उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ एम वी ई स्क्वायर। ये जो काइनेटिक एनर्जी इस बॉडी को मिलेगी ये सफिशिएंट होगी टू परफॉर्म द रिक्वायर्ड वर्क, ठीक। देयरफॉर इतनी काइनेटिक एनर्जी से इतना वर्क हो जाएगा, क्योंकि इतना वर्क रिक्वायर्ड है बॉडी को सरफेस से इंफिनिटी में ले जाने के, है ना। बॉडी को सरफेस से इंफिनिटी ले जाने के लिए इतना वर्क रिक्वायर्ड है, इसको कौन देगा, काइनेटिक एनर्जी। हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल्स टू कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई आर। अब स्मॉल एम किसका मास है बेटा, उस बॉडी का मास है जिसको हमको इंफिनिटी में ले जाना है। तो स्मॉल एम कैंसल, यहाँ क्या बचा, कैपिटल जी कैपिटल एम बाई कैपिटल आर। यहाँ क्या बचा, वी स्क्वायर बाई टू, टू को इधर लेके जाओ तो क्या बचा, वी स्क्वायर क्या बचा, टू कैपिटल जी कैपिटल एम बाई कैपिटल आर। कैपिटल एम किसका मास है, प्लेनेट का या अर्थ का, और आर किसका रेडियस है, अर्थ का। तो यहाँ से एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला कितना मिला, अंडर रूट टू कैपिटल जी कैपिटल एम बाई कैपिटल आर। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एस्केप वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ मास एंड रेडियस ऑफ अर्थ। कैपिटल एम इज द मास ऑफ अर्थ, कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ अर्थ। नोट कर लेंगे बेटा। इस फॉर्मूले को देख के हमको समझ में आ रहा है कि एस्केप वेलोसिटी जो है वो किसकी कैरेक्टरिस्टिक है, वो किस पे डिपेंड करती है, अर्थ के मास और रेडियस पे। उस बॉडी के मास पे डिपेंड नहीं करती जिसको हम फेंक रहे हैं, जिसको हमको कहाँ तक लेके जाना है, इंफिनिटी में। तो कहने का मतलब है चाहे बॉडी का जितना भी मास हो सभी को एक ही एस्केप वेलोसिटी की जरूरत पड़ेगी, कितनी, अंडर रूट टू जी एम बाई आर, इतनी जरूरत। चाहे एक आप हाथी को एस्केप कराना चाहे अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से, चाहे चींटी को एस्केप कराना चाहे अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से, चाहे आप किसी किसी इंसान को एस्केप कराना चाह रहे हैं अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड को, है ना, मास पे डिपेंड नहीं करेगी एस्केप वेलोसिटी, है ना। एस्केप वेलोसिटी डज नॉट डिपेंड ऑन मास। सभी ऑब्जेक्ट के लिए, चाहे वो हैवी हो चाहे वो लाइट हो, सभी के लिए एस्केप वेलोसिटी एक बराबर होगी, कहीं कोई भेदभाव नहीं होगा, कोई, है ना बेटा। तो हमने एक एस्केप वेलोसिटी का इंपॉर्टेंट फॉर्मूला डिराइव किया, अंडर रूट टू कैपिटल जी कैपिटल एम बाय कैपिटल आर, ठीक। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है, कैपिटल, मैंने आपको पहले बताया था स्मॉल जी को हम कैपिटल जी कैपिटल एम बाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं। स्मॉल जी क्या है, वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ अर्थ। कैपिटल जी मालूम है हमको, कैपिटल एम क्या है, मास ऑफ अर्थ, और आर क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ। तो यहाँ से हम कैपिटल जी कैपिटल एम को रिप्लेस कर सकते हैं स्मॉल जी कैपिटल आर स्क्वायर से। तो यहाँ पर अगर मैं एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला अगर लिखना चाहूँ इन टर्म्स ऑफ स्मॉल जी, तो मैं यहाँ क्या कर सकता हूँ बेटा, अंडर रूट ऑफ टू कैपिटल जी कैपिटल एम की जगह क्या लिखा हूँ, स्मॉल जी कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर। आर स्क्वायर अपॉन आर में एक आर बचा ऊपर, क्या आ जाएगा, अंडर रूट टू जी आर। सो दिस इज ऑल्सो an important formula for escape velocity, but this formula is in terms of acceleration due to gravity. This formula is in terms of acceleration due to gravity. नोट कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, इसी में यहां तक हो गया, है ना। इसी फॉर्मूले पे स्टिक करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो अब अगर मान लीजिए प्लेनेट या अर्थ की डेंसिटी अगर रो है,
अर्थ की डेंसिटी अगर कितनी है, रो है ना, अर्थ की डेंसिटी अगर रो है बेटा, तो एस्केप वेलोसिटी है ना, मास को हम क्या लिखते हैं, मास होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। अब अर्थ को हमने क्या माना है, एक सॉलिड स्फीयर माना है जिसका रेडियस है आर। किसी भी सॉलिड स्फीयर का जिसका रेडियस आर हो, उसका वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ से हम मास को लिख सकते हैं, वॉल्यूम की जगह क्या लिख सकते हैं, 4/3 पाई आर क्यूब इंटू डेंसिटी, ये हो गया। तो मास की जगह वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, मैं इस फॉर्मूले में इसको सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, मास की जगह वॉल्यूम इंटू डेंसिटी लिख रहा हूँ। तो क्या आ जाएगा बेटा, अंडर रूट ऑफ 2 कैपिटल जी, मास की जगह वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम कितना 4/3 पाई आर क्यूब इंटू डेंसिटी अपॉन, है ना, अपॉन में आर तो एक है ही, तो यहाँ से एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला आ गया कितना, 4⁵ पाई कैपिटल जी, है ना। अब आर क्यूब बाई आर में आर स्क्वायर रो का अंडर रूट, ये पूरा अंडर रूट में है, तो यहाँ से एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला, आप देखिए आर स्क्वायर को रूट के बाहर करूंगा तो आर आ जाएगा, आर अंडर रूट ऑफ 8/3 पाई कैपिटल जी रो। ये एक फॉर्मूला हमको मिला है एस्केप वेलोसिटी का इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी ऑफ प्लेनेट और डेंसिटी ऑफ अर्थ। तो हमको 3 फॉर्मूले मिल रहे बेटा एस्केप वेलोसिटी के, है ना। फिर से मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ तीनों फॉर्मूले मैं फिर से आपको रिवाइज करवा देता हूँ। पहला फॉर्मूला एस्केप वेलोसिटी का अंडर रूट ऑफ 2 कैपिटल जी कैपिटल एम बाई कैपिटल आर। ये फॉर्मूला हम कब यूज करेंगे, जब हमको डेटा दिया होगा इन टर्म्स ऑफ मास एंड रेडियस, इन टर्म्स ऑफ मास एंड रेडियस, है ना। जैसे मान लीजिए 2 प्लेनेट दिए हुए बेटा, एक का है ना, दोनों का मास अगर कांस्टेंट है एम एम, एक का रेडियस है r1 और एक का रेडियस है r2, ठीक। अब दोनों प्लैनेट्स हैं, तो भाई हर प्लेनेट की अपनी ग्रेविटेशनल फील्ड होती है, हर प्लेनेट से एस्केप करने के लिए कुछ ना कुछ एस्केप वेलोसिटी चाहिए। तो फिर अगर हम दोनों प्लैनेट्स की एस्केप वेलोसिटी को कंपेयर करेंगे, तो क्योंकि डेटा हमको मास और रेडियस के टर्म में दिया है, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे और देखेंगे कि क्योंकि दोनों का मास सेम है, तो यहाँ एस्केप वेलोसिटी विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ रेडियस, क्योंकि दोनों प्लेनेट के लिए कैपिटल 2 कैपिटल जी और कैपिटल एम तो कांस्टेंट है, क्योंकि जी तो कांस्टेंट है ही, लेकिन मास भी अगर कांस्टेंट दे दिया हो तो ये ऊपर वाला पूरा कांस्टेंट हो जाएगा, तो एस्केप वेलोसिटी विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ प्लैनेट्स। तब हमको समझ में आएगा कि जिस प्लैनेट का रेडियस ज्यादा उसकी एस्केप वेलोसिटी कम, जिस प्लैनेट का रेडियस कम उसकी एस्केप वेलोसिटी ज्यादा। मतलब जिस प्लैनेट का रेडियस ज्यादा होगा उसकी एस्केप वेलोसिटी कम, मतलब उस प्लैनेट से बाहर निकलने के लिए जो वेलोसिटी की रिक्वायरमेंट है वो कम रहेगी, और जिस प्लैनेट का रेडियस कम उसकी एस्केप वेलोसिटी ज्यादा, इसका मतलब उस प्लेनेट से बाहर निकलने के लिए ज्यादा वेलोसिटी की रिक्वायरमेंट होगी। तो ये फॉर्मूला हम कब यूज करेंगे, जब डेटा दिया होगा इन टर्म्स ऑफ मास एंड रेडियस, ठीक। लेकिन अगर आपको ऐसा दिया है ना, अगर आप, है ना, दूसरा फॉर्मूला क्या है एस्केप वेलोसिटी का, अंडर रूट 2gr, ऐसा दिया है। अब ये फॉर्मूला आप कब यूज करेंगे, जब डेटा आपको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और रेडियस के टर्म में दिया होगा, है ना। जैसे आपको 2 प्लैनेट्स दे दिए, अब एक के एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g1 दे दिया, दूसरे की g2 दे दिया, एक का रेडियस r1 दे दिया, दूसरे का रेडियस r2 दे दिया, बोलेगा कंपेयर द एस्केप वेलोसिटी ऑफ द 2 प्लैनेट्स। अब एस्केप वेलोसिटी का, अब क्योंकि डेटा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और रेडियस के टर्म में दिया, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, तब एस्केप वेलोसिटी विल बी प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट gr हो जाएगा बेटा, क्योंकि g भी वेरिएबल है और r भी वेरिएबल है, 2 तो कांस्टेंट हो गया। और अगर मान लीजिए, है ना, तब हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे, VE1 अपॉन VE2, इसको प्लेनेट 1 बोल रहा हूँ, इसको प्लेनेट 2 बोल रहा हूँ, इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ G1/G2 R1/R2, ये हो जाएगा, ये फॉर्मूला हो जाएगा तब। और तब हम फिर कंपेयर करेंगे दोनों की एस्केप वेलोसिटी को। लेकिन अगर मान लीजिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी दोनों का सेम दिया है ना, अभी तो मैंने ये फॉर्मूला किस कंडीशन के लिए लिखा है, जब दोनों की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी अलग, रेडियस भी अलग। लेकिन अगर मान लीजिए दोनों प्लैनेट्स की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी सेम दे दी रहती, है ना, एक नई कंडीशन जिसमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दोनों की सेम है, रेडियस r1 और r2 है,
तब फिर फॉर्मूला तो यही लगता, क्योंकि डेटा हमको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और रेडियस के टर्म में दिया है, तब एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला तो यही लगता √2gr। लेकिन क्योंकि दोनों के लिए अब g भी कांस्टेंट हो गया, तो एस्केप वेलोसिटी क्या हो जाता है, प्रोपोर्शनल टू √r। तब फिर जिसका रेडियस ज्यादा होता उसकी एस्केप वेलोसिटी भी क्या होती, ज्यादा होती, मतलब उससे बाहर निकलने के लिए ज्यादा वेलोसिटी की रिक्वायरमेंट होती। तो देखिए एस्केप वेलोसिटी कैन बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ r एंड कैन बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ r। इट डिपेंड्स ऑन दी डेटा कि डेटा किस टर्म में दिया है। अगर डेटा मास और रेडियस के टर्म में दिया तो एस्केप वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ r। अगर डेटा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और रेडियस के टर्म में दिया है तो एस्केप वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ r। ये हो जाएगा। अब एक लास्ट फॉर्मूला है एस्केप वेलोसिटी का, उसको भी एनालाइज कर लेते हैं। जो डेंसिटी के टर्म में अभी हमने निकाला था एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला 8/3 पाई रो, है ना। डेंसिटी के टर्म में जो एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला निकाला था 8/3 पाई कैपिटल जी r स्क्वायर रो का अंडर रूट, ये निकाला था 8/3 पाई कैपिटल जी, है ना, r स्क्वायर रो। या फिर r को बाहर निकालूं तो एस्केप वेलोसिटी हो जाता है r अंडर रूट ऑफ 8/3 पाई कैपिटल जी रो, ये हो जाता है बेटा। अब ये फॉर्मूला हम यूज कब करेंगे, जब दो प्लैनेट्स, है ना, जब दो प्लैनेट्स का या किसी एक प्लैनेट की डेंसिटी दी हो और रेडियस दी हो, तो जब डेंसिटी और रेडियस दी होगी तो ये फॉर्मूला को यूज करोगे। अब मान लो किसी दो प्लैनेट्स की एस्केप वेलोसिटी को कंपेयर कर रहे हैं, एक प्लैनेट की डेंसिटी है ρ1, रेडियस है r1, एक प्लैनेट की डेंसिटी है ρ2, रेडियस है r2, ऐसा दिया आपको। तब डेंसिटी वाला डेटा दिया, डेंसिटी के टर्म में दिया डेटा, तो ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। अब दोनों प्लेनेट के लिए 8/3 पाई कैपिटल जी तो कांस्टेंट है, तो इसके वेलोसिटी क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल टू r अंडर रूट रो। क्या हो जाएगा, r अंडर रूट रो हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से इसके वेलोसिटी हो जाएगा इस केस के लिए v1/v2 हो जाएगा r1/r2 अंडर रूट ऑफ ρ1/ρ2, ये हो जाएगा। ये फॉर्मूला कब लगाएंगे, जब डेंसिटी और रेडियस दोनों डिफरेंट होंगी। तो ये फॉर्मूला लगा के दोनों की एस्केप वेलोसिटी को कंपेयर करेंगे, दोनों प्लैनेट्स की एस्केप वेलोसिटी को कंपेयर करेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए दोनों की डेंसिटी सेम दे दी, दोनों की डेंसिटी सेम दे दी, अगला केस, नेक्स्ट केस, अगर दोनों की डेंसिटी सेम दे दी तो फिर डेंसिटी भी कांस्टेंट हो जाएगा। तो इस केस में क्या हो जाएगा बेटा, ये भी कांस्टेंट, तो एस्केप वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू रेडियस हो जाएगा, एस्केप वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू रेडियस हो जाएगा। तब फिर फॉर्मूला क्या यूज करेंगे हम, जिसका रेडियस ज्यादा उसकी एस्केप वेलोसिटी ज्यादा, दैट इज E1 V2 इज इक्वल टू r, है ना। शायद अटक गया था, फिर से मैं बता दे रहा हूँ। तो अगर डेटा डेंसिटी और रेडियस के टर्म में दिया और मान लीजिए दोनों प्लैनेट्स की डेंसिटी भी सेम दी है, तो एस्केप वेलोसिटी विल बी प्रोपोर्शनल टू r, ये पूरा कांस्टेंट हो जाएगा। तो जिसका रेडियस ज्यादा उसकी एस्केप वेलोसिटी ज्यादा। तो बेटा एस्केप वेलोसिटी कैन बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ r, it can be directly proportional to root of r, and escape velocity can be directly proportional to r depending on the data। डेटा किस टर्म में दिया है, तीन तरीके हो सकते हैं, तीनों को मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, आप लोग आसानी से अब कंपेयर कर सकते हैं। चलो बेटा अब हम आते हैं सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। पहला, द एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द अर्थ सरफेस इज 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ये हमको याद रखना है कि अर्थ के सरफेस से एस्केप वेलोसिटी कितनी है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। मतलब इससे कम वेलोसिटी अगर दोगे तो फिर बॉडी जो है अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड को एस्केप नहीं कर पाएगी। सेकेंड, एस्केप वेलोसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डायरेक्शन इन विच अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड, है ना। एस्केप वेलोसिटी जो है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डायरेक्शन इन विच बॉडी इज प्रोजेक्टेड। मतलब बॉडी को किसी भी डायरेक्शन में फेंको आप, चाहे अर्थ से ऐसा रॉकेट को अगर सीधा फेंको, चाहे थोड़ा सा तिरछा फेंको, चाहे ऐसा फेंको, किसी भी एंगल में आप फेंकोगे, किसी भी डायरेक्शन में आप प्रोजेक्ट करोगे, तो अगर आप इतनी वेलोसिटी दे रहे हो तो फिर वो एस्केप कर जाएगा, वो एस्केप कर जाएगा, है ना। जैसे बेटा मंगलयान हो गया, है ना, मंगल मिशन मंगल आपने देखा होगा कि आपको रॉकेट को अगर ग्रेविटेशनल फील्ड से एस्केप कराना है
अगर रॉकेट अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर नहीं जाएगा तो फिर कैसे फिर वो किसी और प्लेनेट में जा पाएगा, तो मिनिमम इतनी वेलोसिटी देना पड़ेगा। नेक्स्ट, escape velocity depends on the mass and radius of planet, therefore the escape velocity is different for different planets, है ना। अभी हमने फॉर्मूला निकाला escape velocity का अंडर रूट 2gm बाई कैपिटल आर, ये निकाला था बेटा। तो यहाँ से कैपिटल एम क्या, मास ऑफ प्लेनेट एंड आर इज रेडियस ऑफ प्लेनेट। ये फॉर्मूला जो है हर प्लेनेट की एस्केप वेलोसिटी के लिए एप्लीकेबल है। अब क्योंकि हर प्लेनेट का मास और रेडियस अलग अलग हो सकता है, तो हर प्लेनेट से निकलने के लिए, बाहर निकलने के लिए, किसी भी प्लेनेट की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकलने के लिए जो एस्केप वेलोसिटी होगी वो अलग अलग होगी। नेक्स्ट, द एस्केप वेलोसिटी डज नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ प्रोजेक्टेड बॉडी, है ना। जिस बॉडी को हम प्रोजेक्ट करें, जिस बॉडी को हम एस्केप कराना चाह रहे हैं, एस्केप वेलोसिटी उसके मास पे डिपेंड नहीं करेगी। सारे ऑब्जेक्ट्स के लिए, चाहे वो हैवी हो चाहे लाइट हो, अर्थ के सरफेस से अगर हमको उस किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हमको एस्केप कराना है तो सभी को 11.2 किलोमीटर पर सेकंड ही देना पड़ेगा। नोट कर लीजिए बेटा यहाँ तक। तो बेटा चलिए हम कुछ क्वेश्चन करते हैं एस्केप वेलोसिटी से रिलेटेड। इफ रेडियस ऑफ मून इज 1/4 द रेडियस ऑफ अर्थ एंड mass of moon is 1/80 times the mass of earth, then find the escape velocity on the surface of moon। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में escape velocity on the surface of earth नहीं दिया है। ऑब्वियसली जो क्वेश्चन पूछने वाला है वो आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आप इस वैल्यू को याद रखें, दैट इज 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, है ना। अब अर्थ और मून की बात की जाए, ठीक है। रेडियस ऑफ मून दिया है बेटा 1/4 द रेडियस ऑफ अर्थ। क्या अर्थ का रेडियस दिया है? नहीं दिया ना, तो हम उसको एज्यूम कर लेते हैं। मान लो कि रेडियस ऑफ अर्थ जो है वो है आर, तो रेडियस ऑफ मून कितना हो जाएगा बेटा? क्या दिया है? रेडियस ऑफ मून क्या दिया? 1/4 द रेडियस ऑफ अर्थ। और रेडियस ऑफ अर्थ अगर हमने आर एज्यूम कर लिया तो रेडियस ऑफ मून क्या हो जाएगा? r/4। वैसे ही क्या अर्थ का मास दिया है? नहीं दिया, तो अर्थ का मास एज्यूम कर लेते हैं। मास ऑफ अर्थ इज कैपिटल एम, तो मास ऑफ मून क्या हो जाएगा? क्या दिया बेटा? द मास ऑफ मून इज 1/80 टाइम्स द मास ऑफ अर्थ। अर्थ का मास दिया नहीं है, हमने मान लिया है कितना है, m है। तो मून का मास कितना हो जाएगा? 1/80 टाइम्स द मास ऑफ अर्थ, दैट इज मास ऑफ अर्थ m है, m इंटू 1/80 इज m/80, तो ये हो गया मास ऑफ मून। अब हमको निकालना है एस्केप वेलोसिटी ऑन द सरफेस ऑफ मून, जबकि एस्केप वेलोसिटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ हमको पता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक, अब डेटा हमको रेडियस और मास के टर्म में दिया है बेटा, तो हमको एस्केप वेलोसिटी का कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? अंडर रूट ऑफ 2gm बाई कैपिटल आर। अभी मैं यहाँ एस्केप वेलोसिटी को वीई से डिनोट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वीई से अभी मैं इस क्वेश्चन में किसको डिनोट कर रहा हूँ? एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ को। तो एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला अंडर रूट 2gm बाई आर। तो चाहे मून हो चाहे अर्थ हो, 2 और g दोनों के लिए कॉमन कॉन्स्टेंट है। मास दोनों का अलग अलग है, रेडियस दोनों का अलग अलग है, देयरफॉर एस्केप वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ m बाई आर। ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे बेटा, ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, दैट इज escape velocity of moon upon escape velocity of earth will be under root of, है ना, क्योंकि escape velocity डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास है, तो मून की वेलोसिटी के सामने मून का मास आएगा, मास ऑफ मून अपॉन मास ऑफ अर्थ इनटू, अब क्योंकि escape velocity के इनवर्स में रिलेशन में, इनवर्सली प्रोपोर्शनल में रेडियस है, तो मून की अगर escape velocity न्यूमरेटर में है तो मून का रेडियस डिनोमिनेटर में आएगा, क्योंकि इनवर्स रिलेशन है, डायगोनल रिलेशन है। तो यहाँ से ये आ जाएगा, है ना। और यहाँ पर नीचे में escape velocity ऑफ अर्थ है, तो ऊपर में क्या आएगा? रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ मून, ये आ जाएगा फॉर्मूला, है ना। अब ये वी की वैल्यू 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, इसको हम बाद में सब्सटीट्यूट करेंगे। तो यहाँ से क्या हो गया बेटा? इज इक्वल टू, है ना, तो ये आ जाएगा Vm बाय Ve इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ मास ऑफ मून, मास ऑफ मून कितना है? m/80 अपॉन, अपॉन मास ऑफ अर्थ कितना है बेटा? m, तो अपॉन में m इनटू रेडियस ऑफ अर्थ कितना माने हैं? r अपॉन रेडियस ऑफ मून कितना है? अपॉन रेडियस ऑफ मून कितना है? रेडियस ऑफ मून r/4,
तो ये जाएगा बेटा अपॉन में r/4, अपॉन में r/4। ठीक, अब देख लेते हैं Vm/VE इक्वल्स टू क्या क्या कैंसिल हो रहा है, m/m कैंसिल, r/r। अब ये 4 जो है डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में, ये न्यूमरेटर में जाएगा, तो ये बन गया √4/80, √4/80। अब 4/80 मतलब कितना हो गया बेटा, 1/20, √1/20। यह आ जाएगा √1 अपॉन, है ना, 20। तो ये आ जाएगा 1 का रूट तो 1 ही होगा, ये आ जाएगा 1/√20, 1/√20। तो यहाँ से हमने देखा एस्केप वेलोसिटी ऑफ मून अपॉन एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ इज 1/√20। ठीक, बाकी का सॉल्यूशन मैं थोड़ा ऊपर में कर दे रहा हूँ, क्वेश्चन तो आप लोगों ने लिख लिया, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। तो यहाँ से बेटा है ना, यहाँ से देखो एस्केप वेलोसिटी ऑफ मून अपॉन एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ इक्वल्स टू 1/√20। Therefore, escape velocity of moon कितना आ जाएगा, VE/√20, VE/√20। VE कितना है बेटा, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड अपॉन √20, अपॉन √20, है ना। ये 4 पॉइंट समथिंग आएगा, है ना, ये आ जाएगा 4 पॉइंट समथिंग। इसको जब आप कैलकुलेट करते हैं बेटा, तो ये आ जाएगा नियरली 2.5 किलोमीटर पर सेकेंड। जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये 4 पॉइंट समथिंग आएगा √20, है ना, और 11.2 अपॉन √20 आता है जब कैलकुलेट करते हैं, तो 2.5 किलोमीटर पर सेकेंड। सो दिस इज एस्केप वेलोसिटी ऑन द सरफेस ऑफ मून, 2.5 किलोमीटर पर सेकेंड। नोट कर लेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं बेटा, टू प्लैनेट्स A and B have the same density. If the radius of A is twice that of B, then the ratio of escape velocity VA/VB, मतलब escape velocity of A upon escape velocity of B, ये हमको रेशो निकालना है। अब बेटा जो डेटा दिया है आपको, वो डेंसिटी और रेडियस के टर्म में दिया है ना। ये प्लेनेट ए है, मान लीजिए प्लेनेट ए, है ना, ये बड़ा है क्योंकि रेडियस ऑफ ए इज ट्वाइस दैट ऑफ बी। ये है प्लेनेट बी, इसका रेडियस छोटा है। तो बी का रेडियस अगर मैं आर ले लूं, ए का रेडियस कितना हो जाएगा 2r, क्योंकि रेडियस दिया नहीं है तो एक का एज्यूम कर लो और दूसरे को उससे कंपेयर कर लो। अच्छा, दोनों की डेंसिटी सेम है बेटा, दोनों की डेंसिटी सेम है। मान लीजिए इसकी एस्केप वेलोसिटी v है और इसकी v भी है, तो कौन सा फॉर्मूला अब हम लगाएंगे एस्केप वेलोसिटी का, √2gm/r नहीं लगाएंगे। अब क्या लगाएंगे, कौन सा फॉर्मूला जो डेंसिटी पे डिपेंड करता है। डेंसिटी पे डिपेंड करने वाला फॉर्मूला क्या था, r √8/3 पाई कैपिटल G रो, r, है ना, 8/3 पाई कैपिटल G रो, ये वाला फॉर्मूला हम लगाएंगे। 8/3 पाई कैपिटल G रो, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे बेटा। अब यहां से हमको समझ में आ रहा है कि दोनों प्लैनेट्स के लिए 8/3 पाई और कैपिटल G तो कांस्टेंट है ना। अच्छा, दोनों की डेंसिटी भी कांस्टेंट है, इसकी भी रो इसकी भी रो, तो यहाँ से एस्केप वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू r, एस्केप वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू r, यही फॉर्मूला लग जाएगा। क्यों, क्वेश्चन में क्या दिया है, दोनों प्लैनेट्स की डेंसिटी भी क्या है, सेम है। तो यहाँ से हमको समझ में आ रहा है VA/VB इज इक्वल टू RA/RB, ये हो जाएगा बेटा। लेकिन आर ए क्या है, रेडियस ऑफ ए क्या है, 2 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ बी। तो अगर रेडियस ऑफ बी हमने आर लिया तो रेडियस ऑफ ए क्या है 2r, आर ए की जगह 2r अपॉन आर बी की जगह आर आर कैंसल 2 आ जाएगा, या वी ए अपॉन वी बी आएगा 2:1, या सिंपल 2 भी लिख सकते हैं, 2/1 या फिर 2। तो आंसर क्या आ जाएगा बेटा, ए, आंसर आ जाएगा ए। नोट कर लेंगे इसको। तो यहां से हमको समझ में आ रहा है कि एस्केप वेलोसिटी के अलग अलग फॉर्मूले हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द डेटा गिवन। चलिए बेटा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। द एस्केप वेलोसिटी फॉर अ बॉडी ऑफ मास 1 kg फ्रॉम द अर्थ सरफेस इज 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। फाइंड द एस्केप वेलोसिटी फॉर अ बॉडी ऑफ मास 100 kg, है ना। अर्थ के सरफेस से 1 kg मास की एस्केप वेलोसिटी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, तो 100 kg मास की वेलोसिटी कितनी होगी, एस्केप वेलोसिटी कितनी होगी। मैंने आपको पहले ही बताया कि एस्केप वेलोसिटी डज नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ द बॉडी व्हिच इज एस्केपिंग द सरफेस ऑफ अर्थ।
तो चाहे 1 kg हो, चाहे 100 kg हो, चाहे 1000 kg हो, कुछ भी हो, सभी की एस्केप वेलोसिटी सेम होगी, दैट इज 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। तो आंसर कितना आएगा? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। इजी क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। चलो बेटा, तो लास्ट क्वेश्चन में आते हैं। एस्केप वेलोसिटी के लास्ट क्वेश्चन में, अ मास 6 into 10⁻24 kg is equal to mass of earth is to be compressed in a sphere in such a way that it becomes a black hole. Full stop. What should be the radius of a sphere? चार ऑप्शन दिए, 26 मिलीमीटर, 37 मिलीमीटर, 66 मिलीमीटर एंड 9 मिलीमीटर। तो एक अर्थ के मास के बराबर एक मास है ना, एक स्फेरिकल मास है ना। अर्थ का मास भी 6 into 10⁻24 kg है। मान लीजिए कि अर्थ ही है ना। अर्थ को हमको कंप्रेस करना है और इतना छोटा कंप्रेस, इतना ज्यादा छोटा कर देना है, इतना ज्यादा कंप्रेस कर देना है कि अर्थ क्या बन जाए? ब्लैक होल। अब ब्लैक होल किसको बोलते हैं बेटा? ब्लैक होल आर एनीथिंग जिससे लाइट भी एस्केप नहीं कर सकती, जिससे लाइट भी एस्केप नहीं कर सकती, मतलब उनकी एस्केप वेलोसिटी बहुत हाई है, इवन ग्रेटर देन लाइट। और एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? √2gm/r, है ना। मास दिया हुआ है, डेटा मास दिया हुआ है और रेडियस हमको निकालना है, तो फॉर्मूला ये लगाना पड़ेगा, है ना। अब मास कांस्टेंट है, अर्थ को दबाते जा रहे हैं। देखो रेडियस, प्लेनेट का रेडियस कम होते जाएगा तो उसकी एस्केप वेलोसिटी बढ़ते जाएगी। दबाते जाओ प्लेनेट को, दबाते जाओ उसको, छोटा करते जाओ, एस्केप वेलोसिटी बढ़ते जा रही है, मतलब निकलना और मुश्किल होते जा रहा है, और मुश्किल होते जा रहा है। रेडियस को इतना छोटा कर दो कि एस्केप वेलोसिटी, इवन लाइट भी एस्केप ना कर पाए, इवन लाइट भी एस्केप ना कर पाए। तो रेडियस इतना छोटा हो जाना चाहिए कि जो प्लेनेट जो है वो क्या बन जाए? ब्लैक होल। ठीक है, तो ब्लैक होल का बनने का मतलब होता है बेटा कि उसमें से लाइट भी एस्केप ना कर पाए। ठीक है, तो अपर लिमिट जो है एस्केप वेलोसिटी की, मतलब एस्केप वेलोसिटी जो है वेलोसिटी ऑफ लाइट से तो ज्यादा होना चाहिए। वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या है? 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मीन्स द वैल्यू ऑफ एस्केप वेलोसिटी must be greater than or equal to velocity of light. मैं एक मिनिमम लेवल, कम से कम कितनी एस्केप वेलोसिटी होना चाहिए ब्लैक होल बनने के लिए? तो लाइट की वेलोसिटी के बराबर, मतलब कम से कम किसी ऑब्जेक्ट को के पास लाइट की वेलोसिटी होना चाहिए, तब वो ब्लैक होल कहलाएगा। हालांकि उसकी एस्केप वेलोसिटी लाइट से भी ज्यादा होना चाहिए, तो लाइट एस्केप कर जाएगी, लाइट भी एस्केप नहीं करना चाहिए। लेकिन हमको एक मिनिमम लेवल तो डिसाइड करना पड़ेगा कि एक मिनिमम कि भाई एटलीस्ट कितनी एस्केप वेलोसिटी होना चाहिए। तो हम मैक्सिमम किसकी वेलोसिटी जानते हैं? लाइट की वेलोसिटी। तो कम से कम उस प्लेनेट की एस्केप वेलोसिटी जो है वो लाइट की एस्केप वेलोसिटी के बराबर होना चाहिए और उससे ज्यादा, तभी वो क्या बन जाएगा? ब्लैक होल। तो यहाँ पर हमको एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू कितनी रखना पड़ेगा? स्पीड ऑफ लाइट के बराबर। मतलब, और स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है? 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मतलब किसी ऑब्जेक्ट के पास इससे इतनी वेलोसिटी होना चाहिए एटलीस्ट, या इससे ज्यादा होना चाहिए, तब वो ब्लैक होल से एस्केप कर पाएगा। तो यहाँ एस्केप वेलोसिटी की जगह हमको कुछ ना कुछ वैल्यू तो लिखना था बेटा। अब इससे भी ज्यादा वेलोसिटी चाहिए, क्योंकि इतनी वेलोसिटी एस्केप वेलोसिटी रहेगी तो फिर लाइट एस्केप कर जाएगी, लेकिन यहाँ कुछ ना कुछ वैल्यू तो लिखना है। तो हम मैक्सिमम वेलोसिटी की वैल्यू लिखेंगे। मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी है? वेलोसिटी ऑफ लाइट, है ना। तो एटलीस्ट इतनी वेलोसिटी एस्केप वेलोसिटी होना चाहिए, तब पार्टिकल जो, तब जो स्फीयर है वो क्या बनेगा? ब्लैक होल। ठीक है, मतलब ये बहुत ज्यादा वेलोसिटी है, और किसी ऑब्जेक्ट के पास इतनी वेलोसिटी तो होती नहीं है ना। तो यहाँ पर हम एस्केप वेलोसिटी की जगह क्या रखेंगे? स्पीड ऑफ लाइट। तो किसी ऑब्जेक्ट के पास स्पीड ऑफ लाइट या उससे ज्यादा वेलोसिटी होना चाहिए, तब वो एस्केप करेगा। तो 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू √2 जी की वैल्यू 6.67 into 10⁻⁻11 इंटू मास कितना दिया बेटा? 6 into 10⁻24 अपॉन रेडियस तो निकालना है। ठीक, अब दोनों साइड हम क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, तो इसका रूट हट जाएगा और ये स्क्वायर हो जाएगा। तो 3 का स्क्वायर कितना? 9 into 10⁸ का डबल कितना हो जाएगा? 16 इक्वल्स टू, है ना, ये हो जाएगा 2 6 12 into 6.67 into 10⁻11 और 24, है ना बेटा। 6 2 12 लिख दिया,
6.67 अपॉन में तो आर रहेगा, है ना। 10 की पावर -11 और 24 मतलब 10 की पावर 13, 10 की पावर 13 ये हुआ अपॉन आर। ठीक है, तो यहाँ से रेडियस कितना मिलेगा हमको, रेडियस इधर जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, रेडियस आ जाएगा बेटा 12 इंटू 6.67, मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पर, पहले रेडियस को इधर ले जाते हैं, रेडियस इधर आएगा 12 इंटू 6.67, 6.67 इंटू 12, 12 7 जा 84, 8, 12 6 जा 72, 0, 8, 12 6 जा 72, फिर से 8, 80, है ना, 1 2, तो 80.04, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 80.04 इंटू, अच्छा 10 पावर 13 और इसको कैंसिल करोगे तो यहाँ 10 की पावर 3 बचा, तो इधर 1 बच गया, तो इंटू 1 अपॉन, अब नीचे में कौन आ रहा है 9 अपॉन 10 की पावर 3, 9 इंटू 10 टू द पावर 3 ये आ रहा है बेटा, देखिए, है ना। फिर से रेडियस ऊपर गया, इसको कैंसिल कर लिया हमने, 10 की पावर 16 और 13 में यहाँ 10 की पावर 3 बचा, तो इधर क्या बचा 9 इंटू 10 की पावर 3, ये नीचे आ जाएगा, 9 इंटू 10 की पावर 3 नीचे आया, 12 इंटू 6.67 80.04 और ये कैंसिल हो चुका है। अब रेडियस कितना आ गया बेटा, इसको हम नियरली 81 ले सकते हैं, 81/9 कितना आ जाएगा 9 अपॉन 10 की पावर 3 को ऊपर लेके जाएंगे इंटू 10 की पावर -3 मीटर, तो रेडियस कितना आ रहा है 9 इंटू 10 की पावर -3 मीटर, या फिर रेडियस इज नियरली इक्वल टू 9 मिलीमीटर, रेडियस कितना आना चाहिए 9 मिलीमीटर, तो आंसर क्या आएगा दिल्ली। तो अगर अर्थ के बराबर कोई स्फीयर है, अर्थ के मास के बराबर कोई स्फीयर है, अगर उसको ब्लैक होल बनना है तो उसका रेडियस 9 मिलीमीटर या उससे कम होना चाहिए, क्योंकि रेडियस जितना कम होगा एस्केप वेलोसिटी उतनी ज्यादा, है ना। तो क्योंकि लाइट को भी एस्केप नहीं कराना है, तो एस्केप वेलोसिटी को लाइट की वेलोसिटी से भी ज्यादा बनाना है, तो रेडियस को इससे भी क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा कम होना पड़ेगा, है ना, लेकिन एटलीस्ट इतना तो होना ही पड़ेगा। ठीक है बेटा, तो ये हमारा हुआ एस्केप वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट, है ना। मैं पार्ट पार्ट में आप लोगों को लेक्चर सेंड कर रहा हूँ, आप लोग उसको टैली करिए, पढ़िए, है ना, और नोट्स भी आपको सेंड करते जा रहा हूँ, है ना, और इतना ही आप लोगों को अच्छे से रिवाइज करना है। चलिए ठीक ठीक है, पढ़ाई करते रहिए बेटा, थैंक यू वेरी मच।